धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश करने वाले पूर्व नगर परिषद सभापति रितेश शर्मा से खास मुलाकात। कांग्रेस में काम करने का मौका न मिलने पर विकल्प तलाशने की कही बात। वर्तमान विधायक पर लगाया समाज विशेष के दम पर राजनीति करने का आरोप। साथ ही खुद को बताया जनता के बीच में विश्वसनीय चेहरा। बजरी परिवहन को लीगल किए जाने पर बजरी परिवहन को बताया जिले का सबसे बड़ा रोजगार। स्वागत है। आज अपडेट इंडिया की टीम पहुंची है पूर्व नगर परिषद सभापति रितेश शर्मा जी के पास। रितेश शर्मा जी जो कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। रितेश शर्मा जी से ही जानते हैं उनकी राजनीतिक तैयारियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार साहब जी। सर, आप विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जी। कांग्रेस का प्रत्याशी माने तो लगभग तय है जी। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर कई सारे कैंडिडेट दौड़ में हैं जी। तो इस बीच आप कहां से अपनी दावेदारी मान के चल रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए कह पाना बहुत जल्दी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी के अंदर दावेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरे को अपने विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और सच्चाई ये है कि बीजेपी मैंने 2018 के अंदर छोड़ दी थी, इसलिए स्वाभाविक है थोड़ा मेरे को दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अपने विकल्प ढूंढ रहा हूँ। अभी आपके पास सारे विकल्प खुले हुए, अभी आपकी किसी भी पार्टी से टिकट की आपकी तय नहीं हुई है, तो इसका मतलब अभी आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं कि अपने केवल सदव्यवहार और अपने जो पिछले राजनीतिक आपका कैरियर रहा है, जो आपके परिवार में अभी तक जो करते आए हैं, उसके बेस पे केवल मेल जो उनको माना जाए अभी? बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरा व्यवहार अपनी जगह है, राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी जगह है। हम राजनीति करें ना करें, चुनाव लड़ें ना लड़ें, ये व्यवहार तो मेरा मुझे विरासत में मिला है, अपने बाप दादाओं से मिला है, पिताजी से मिला है, परिवार से मिला है, और वो तो मेरे को हमेशा निभाना है। उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। मैं किसी पार्टी के कारण मेरा व्यवहार नहीं है। मेरा व्यवहार तो निजी है, पारिवारिक है, वो हमेशा रहेगा। दुख सुख में आना जाना लोगों के हमेशा रहेगा। तो ये तो एक चांस की बात है कि मैं राजनीति में आया, पिताजी की वजह से आया, और वो उसका लाभ मुझे पिताजी की वजह से मिल रहा है, कुछ मेरे कामों की वजह से मिल रहा है, कुछ जनता पसंद कर रही है, उससे मनोबल बढ़ रहा है, तो राजनीति कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाने माने चेहरे, लेकिन फिर भी जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव के लिए जाता है तो कुछ तो मुद्दे होते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दे अपार हैं, है ना। मैं अपनी अच्छाइयाँ गिनाऊं, वो स्वाभाविक है। ये एक मार्केटिंग एक तरीके की, मैं एक प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को मार्केट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट हूँ। इसी प्रकार अन्य कैंडिडेट्स हम अपने बारे में बताएंगे, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो ये हैं कि हमारा एक मौजूदा विधायक है, वो सबके सामने है, वो कैसे हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि करीब करीब 7.5 साल विधायकी करने के बाद भी आज भी हमारी विधायिका बिना पढ़े किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे पाती। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, तो वो आप उनसे कोई अकस्मात प्रश्न कर लीजिए, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मुझे ताज्जुब होता है कि इतना लंबा विधायकी का दौर, और ख़ास बात ये कि दोनों दौर उनको शासन के मिले। पिछला दौर उनका भाजपा शासन का था, अगला दौर भी करीब हम मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में उनकी खूब चली है, और इतने उनको सकारात्मक, उनको अपने अनुसार मौका मिला है, फिर भी आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि वो बिना पढ़े कागज को किसी लोगों से बात भी कर सकें। तो इस प्रकार का एक्सपोजर, मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उन्होंने 10 साल इनको देख लिया, अब जनता को किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए, उसका भी काम देखो। इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। एक ही आदमी रिपीट करता रहे तो मैं समझता हूँ फिर आप दूसरे की कार्यशैली का कैसे अनुमान लगाएंगे। हालांकि मेरा कार्य भी जनता देख चुकी है। मैं चेयरमैन रहा हूँ 2010 और 2015 के बीच में, और इसका आंकड़ा अगर जनता को लगता है मैंने अच्छा कार्य किया होगा, तो मैं तो निवेदन ये करूँगा कि साहब आप विधायक जी को देख चुके हैं, शोभा रानी जी को, मुझे भी देखें। उनकी शैली जो मैं देख रहा हूँ प्योरली ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक समाज, अपने समाज की दम पर राजनीति करना चाह रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब तक सब समाजों को संग लेके नहीं चलेंगे, आप इतने बड़े पद पे आसीन नहीं हो सकते। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि आप जब कांग्रेस में तैयारी कर रहे थे तो अचानक ये विकल्प तलाशने की जरूरत कैसे पड़ी?
देखिए, सच्चाई ये है कि मैंने 2018 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करी थी, लेकिन मेरे को काम करने का मौका कांग्रेस के अंदर नहीं मिला, है ना। जो कैंडिडेट थे, डॉक्टर साहब थे शिवचरण जी, नो डाउट वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, स्वाभाविक है उनकी चलती थी, और मैं लोगों के काम नहीं करा पा रहा था। मेरे पास भी लोग आते थे काम लेके, मुझे लगा मैं एकदम हेल्पलेस हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भी कार्य, मैं किसी सिफारिश करता था तो मेरी नहीं चल रही थी, तो मजबूरी में मेरे को ये सोचना पड़ा कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे मैं अपने आप को जिंदा रखूँ। स्वाभाविक है, जिंदा रहने की लड़ाई है, तो उस स्थिति में मेरे को अपने लिए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। धौलपुर में अगर नल, बिजली और सड़क की बात करें तो उस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी नहीं है। पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी बहुत सी कॉलोनियाँ हैं नई बस गई हैं। ये तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कम से कम मेरा अनुमान है डेली शायद 50-60 घरों का, नए घरों का निर्माण शुरू हो जाता है शहर के अंदर। तो इसका मतलब करीब 200-250 आदमी डेली नया बसने शहर के अंदर आ रहा है बाहर से। तो उसके अनुसार हम धौलपुर को नहीं बढ़ा पा रहे, विकसित नहीं कर पा रहे, सुविधाएं नहीं दे पा रहे। नई कॉलोनियां तो दूर की बात है, शहर के अंदर जो ढांचा है वो बिगड़ गया। जो अच्छा ढांचा था, पुराना ठीक ठाक ढांचा था, वो बिगड़ गया है। सड़कें खुद गई हैं, पैचवर्क जो हुए हैं वो कोई खास नहीं हुए हैं, और बिजली की व्यवस्था तो फ्रेंकली तार लटके हैं, रोज करंट लग रहे हैं लोगों को, तो मैं तो उसको अच्छी नहीं मानता। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने बजरी परिवहन का, अवैध बजरी परिवहन का मुद्दा उठाया था, तो इस बारे में भी लेके लोगों के बीच में जाएंगे आप? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो ऐसा मुद्दा है जिससे धौलपुर विधानसभा ही नहीं, धौलपुर जिले के 40-50 हजार आदमी इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। मैं इसको धौलपुर की सबसे बड़ी रोजगार इंडस्ट्री मानता हूँ। हमने बेवजह तो क्यों कहूँ, क्योंकि वो कानून बन गया है दुर्भाग्य से, रेता खनन, तो इसलिए हमने कुछ लोगों को हमने जबरदस्ती का एक अपराधी घोषित कर दिया है। सच्चाई है कि वो अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम अब तक उसको लीगलाइज कराने में नाकाम रहे। हमारे सामने एक नज़ीर पेश है मध्य प्रदेश की, बगल का राज्य, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे रेता खनन लीगलाइज हो चुका है, कानूनन हो चुका है, और हम राजस्थान के अंदर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा बाहर से, जादू की छड़ी घुमाएगा और जो है रेता खनन लीगलाइज हो जाएगा। तो जब तक प्रयास नहीं करेंगे, ये तो धौलपुर का मैं कहता हूँ आज की तारीख में सबसे हॉट मुद्दा है, और मैं ही क्यों, मतलब सब लोगों को प्रयास करना चाहिए इसमें आगे आके कि इस मुद्दे को सॉल्व करो, क्योंकि खत्म ना तो हुआ है, और मुझे दिख नहीं रहा कि खत्म होगा। रोज आज शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा कि अखबारों में ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। रोज पकड़ा झगड़ी हो रही है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, माफिया, इनको माफिया कहा जाता है। तो ये तो एक बहुत बर्निंग मुद्दा है जिस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अपने पुराने व्यवहार को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बीच लोग भी इस प्रश्न को करते होंगे कि आप कहां से लड़ेंगे, किस तरह लड़ेंगे, आपकी किस स्ट्रेटजी के साथ लड़ेंगे आप? स्ट्रैटेजी तो प्रश्न काफी बड़ा प्रश्न है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। स्ट्रैटेजी ये है कि जनता को भरोसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं है। जनता को अगर लगेगा कि मैं उनके विश्वास का आदमी हूँ, मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझको एक मौका दे सकते हैं, तो स्वाभाविक है जनता मेरे को मौका देगी। तो ये तो ट्रस्ट फैक्टर है। अगर जनता मैं अपना भरोसा जगाने में सफल हो जाता हूँ, तो इससे ज़्यादा सफलता और हो भी नहीं सकती। हमारे साथ थे पूर्व नगर परिषद सभापति रितेश शर्मा, जिन्होंने कि अपनी बात जनता के सामने रखते हुए ये बताया कि मैं हमेशा ही जनता के बीच में रहा हूं। मिलते हैं अपडेट इंडिया और फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया में। अपडेट इंडिया के लिए अनूप शर्मा।